हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लाइव क्लास में जो हम अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे आज, और हमने पिछली क्लास में लाइनर के बारे में, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अध्ययन किया था। दूसरे नंबर पर जो है आज का जो बिंदु है वो है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन। दोनों बिंदु ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए और समझने के लिए। अमूमन कई बार हम थ्योरेटिकल तो इनको पढ़ लेते हैं, पर इसमें किस तरह से प्रोग्रामिंग है, कैसे फ्रेम बनाए जाते हैं, और ये सांख्यिकीय किस बात पे जोर देता है, जो ये पॉइंट आते हैं इनको हम सही ढंग से नहीं समझ पाते। आज हम इसी लाइव क्लास के द्वारा इन्हीं बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन। देखो, मैं आपको बता दूं, इसके प्रवर्तक जो थे वो प्रवर्तक थे नॉर्मन काउडर। ठीक, अच्छा, नॉर्मन काउडर ने जो ये सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन बनाया था वो प्रेसी। सबसे पहले क्या है अभिक्रमित अनुदेशन में, मैंने ये पिछली लाइव क्लास में भी आपको बताया था, प्रेसी ने एक शिक्षण मशीन बनाई थी। शिक्षण मशीन, ठीक है। शिक्षण मशीन वो क्या है? शिक्षण मशीन दो तरह का कार्य करती थी, एक तो शिक्षण का और दूसरा परीक्षण, शिक्षण के साथ साथ परीक्षण का। ठीक है, शिक्षण के साथ साथ परीक्षण का। नॉर्मन काउडर ने प्रेसी की उसी शिक्षण मशीन में कुछ व्यवहारिक परिवर्तन करते हुए उसी शिक्षण मशीन को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाया। इससे पहले जो स्किनर ने, देखो मैं यहां बता दूं, रेखीय के लिए जो कि पिछली लाइव क्लास में बताया था, रेखीय दिया था स्किनर ने, और सांख्यिकीय के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जो स्किनर ने अपना रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बनाया, जो मूल रूप से उस पर सिद्धांत पर था, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति। सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन भी इन्हीं सिद्धांतों से संबंधित है, पर जो स्किनर ने ये जो अभिक्रमित अनुदेशन बनाया, स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम शिक्षण सिद्धांत पर आधारित था, अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, किस पे? अधिगम के पे। क्या उसने बिल्कुल क्लियर किया, जितनी ज्यादा अनुक्रिया करेगा उतना ही ज्यादा वो अधिगम करेगा। पर नॉर्मन काउडर का जो ये सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस पर? शिक्षण सिद्धांत पर। ठीक, नॉर्मन ने इस बात पे जोर दिया कि अगर हम शिक्षण को और ज्यादा सही तरीके से बच्चों के सामने अगर प्रस्तुत करें तो बच्चा अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के द्वारा स्वयं ही उसमें क्रिया करेगा। और साथ ही सबसे बड़ा बिंदु जो इसमें ये आया था कि जो नॉर्मन काउडर का मानना था गलत अनुक्रिया, ये बिंदु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किनर और नॉर्मन काउडर के अगर अभिक्रमित अनुदेशन में ले, स्किनर ने जो अपना अनुदेशन बनाया था उसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि हमें कम से कम त्रुटि करनी है, त्रुटि करनी नहीं, हमें इस प्रकार का अनुदेशन बनाना है जिससे विद्यार्थी सही अनुक्रिया करे, और सही अनुक्रिया को हम उसको पुनर्वलन देंगे और वो अपने अगले पद पर जाएगा। पर नॉर्मन काउडर ने
यहाँ पर जो सबसे मेन बिंदु है गलत अनुक्रिया। नॉर्मन काउडर का मानना था गलत अनुक्रिया अधिगम में बाधक नहीं होती। इस चीज में अधिगम में बाधक नहीं होती। अपुत गलत अनुक्रिया किसका कार्य करती है? निर्देशन का, निर्देशन का कार्य करती है। ठीक, तो इस बात को अगर प्रैक्टिकली रूप में देखें तो हमने देखा है जब हम सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे कई साथियों को असफलता का को भी देखना पड़ता है। तो नॉर्मन काउडर के अनुसार असफलता अधिगम में बाधक नहीं है। वो इस बात के लिए भी मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हमें सफलता किस तरह से अर्जित करनी है और हम क्या मतलब कमी रह गई थी कि जिसके कारण हम सफलता हासिल नहीं कर पाए। सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है रेखीय और सांख्यिकीय में अंतर के स्किनर की जो अभिक्रमिक अनुदेशन था उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कम से कम त्रुटि की जाए, कम से कम वो हो, पर सांख्यिकीय अभिक्रमिक अनुदेशन में इस बात पर जोर दिया कि अगर बच्चा गलत अनुक्रिया कर रहा है तो करने दो, वो गलत अनुक्रिया अधिगम में बाधक नहीं है। वो गलत अनुक्रिया हमेशा उसके क्या निर्देशन का कार्य करती है। ठीक, अब इससे संबंधित जो सिद्धांत है इसके, ये था थोड़ा आपको बताने से संबंधित। अब इसके सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिद्धांत पहले नंबर पर गलत अनुक्रिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, निर्देशन का काम करती है, निर्देशन का काम करती है। ठीक है, दूसरा ये सिद्धांत ट्यूटोरियल पद्धति पर आधारित है। ट्यूटोरियल पद्धति, अब ये पद्धति क्या है शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। ऐसी पद्धति जिसमें हमें जहां हम कमजोरी और क्षमता के अनुसार कमजोरी व त्रुटि को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कराएं, वो क्या है? ट्यूटोरियल पद्धति कहलाती है। तीसरा, इसमें पदों का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में या अभिक्रमित अनुदेशन का जो हमने प्रमुख सिद्धांत पढ़े थे पिछली क्लासों में, हमने ये क्लियर किया था कि विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में उसमें दिया जाता है जिससे कि वो सही अनुक्रिया करे। पर इसमें जो सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें विषय वस्तु पूरी एक साथ दी जाती है। इसमें जो फ्रेम होता है, जो फ्रेम है, यहाँ पद से मतलब फ्रेम्स जो हैं, वो फ्रेम्स क्या एक बड़े आकार का होता है। ठीक है, अगला सही उत्तर के बाद अगला पद। फ्रेम बड़ा है पर बच्चा सिर्फ जब तक सही उत्तर नहीं देगा उसको अगला पद प्राप्त नहीं होगा। ठीक, अच्छा, अगली संचार प्रणाली पर आधारित। संचार प्रणाली पर आधारित, संचार प्रणाली पर आधारित कैसे? इसमें जो फ्रेम या पद बनाए जाते हैं और उसमें जो अनुक्रिया की कराई जा रही है, अनुक्रिया में क्या है, बहुविकल्पीय वो देते हैं। चाहे बच्चा गलत अनुक्रिया करने के बाद फिर सही अनुक्रिया पे आ रहा है, उसको ये मालूम रहता है कि भाई वो गलती कर रहा है, उसको अपनी गलती के बारे में बताया जाता है। इस कारण ये संचार का काम करती है। दूसरी चीज, इसका जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा देना नहीं है। इसका मतलब मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे की समझ में आया कि नहीं। अगर बच्चे की समझ में नहीं आया तो फिर वो उसे समझा फ्रेम के द्वारा और विषय वस्तु के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया जाता है। पर ये नहीं है कि सिर्फ फ्रेम दे दिया और उसको बाउंड कर दिया, नहीं। तीसरी चीज ये आंतरिक
छठे नंबर पर ये आंतरिक क्रिया है। जैसे स्किनर में हमने पढ़ा था ये बाह्य अनुक्रिया है, ये आंतरिक क्रिया है। इसमें बच्चा स्वतंत्र रहता है, जो भी है सब कुछ बच्चे के हाथ में नियंत्रित रहता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में बाह्य क्रिया क्यों कि उसमें पद और फ्रेम के रूप में बच्चा नियंत्रित रहता था। उसको जैसा पद को या फ्रेम दिया जाता था वैसा ही वो अपनी क्रिया करता था। साथ ही इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर निरीक्षण, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में बहुविकल्पीय आधार पर परीक्षण किया जाता है। ठीक, इससे अब ये हो गई इसके सिद्धांत। अब इससे संबंधित एक आपको मैं इसका फ्रेम और उसके बारे में बता दूं। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो पद और फ्रेम का निर्माण किया जाता है, इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक गृह प्रश्न और दूसरा त्रुटि प्रश्न। सबसे पहले गृह प्रश्न, ये इस तरह से गृह प्रश्न, ये हो गया गृह प्रश्न। इसमें विषय वस्तु, चूंकि इसमें पदों का आकार बड़ा होता है तो इसमें विषय वस्तु होती है। फिर उसके बाद जो आ जाता है ये बहु विकल्पीय नवीन विषय वस्तु और बहुविकल्पीय प्रश्न। अच्छा, इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 1 ये प्रश्न हो गया और उसके ये विकल्प हो गया A, B, C। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6, इस तरह से उनके सामने ये लिखा रहता है। ठीक है। अच्छा, बच्चा सबसे पहले लार्ज स्केल पर विषय वस्तु को पढ़ता है, उसके बाद वो बहुविकल्पीय प्रश्न देखता है। अब जैसे उसमें सही विकल्प जैसे ए है और उसने अगर बी विकल्प को चुना तो फिर वो जो दूसरा जो प्रश्न रहेगा, हमने यहाँ लिखा था, मैं इधर लिख रहा हूं जैसे कि स्पेस आपके समझ में आ जाए, वो गृह प्रश्न हो गया, ये हो गया त्रुटि प्रश्न। और जैसे अगर सही ऑप्शन क्या है ए, और अगर उसने ऑप्शन बी चुन लिया, प्रश्न संख्या 5 पे क्या लिखा रहेगा, आपका उत्तर गलत है, सही विकल्प, होम पेज पर जाएं, होम पेज पर जाएं और सही विकल्प चुनें। तो इस तरह से इस फ्रेम त्रुटि प्रश्न के द्वारा उसको निदान और उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह का उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। अच्छा, अब अगर उसने विकल्प ए ले लिया, विकल्प ए पर लिखा रहता है, ये हो गया त्रुटि, विकल्प ए पर लिखा रहता है, मैं यहां शॉर्ट में बता दूं, ए में प्रश्न संख्या 4, आपका उत्तर सही है। अगला पद ये भी क्या रहेगा, गृह प्रश्न रहेगा, गृह प्रश्न, और ये नई विषय वस्तु। ठीक है ना। तो इस तरह से इस फ्रेम का निर्माण किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आप लाइव क्लास के साथ बने रहिए, पॉकेट ऐप के साथ बने रहिए। इसमें हमारे साथियों के द्वारा आपको जो पढ़ाई की जा रही है वो आपके फायदे के लिए है। तो इस आज की अगर वीडियो सही लगी हो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पॉकेट ऐप से आप बने रहिए। धन्यवाद।